एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सो आपको पता है आपका सीएमए फाइनल का जो सबसे फर्स्ट पेपर होता है वो आपका कौन सा होता है? लॉ का पेपर। ग्रुप 3 का आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो कि जो आपका लॉ का सबसे पहला पेपर आपका होता है, ये पेपर आपका कैसा हुआ, ये आपका एक बेस सेट कर देगा। आपके बाकी एग्जाम्स कैसे होंगे वो इस पेपर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब बोलोगे मैम आप ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, लॉ का पेपर कैसा हुआ वो तो लॉ के मार्क्स में हमें दिख जाएगा, बाकी के एग्जाम्स कैसे हुए वो लॉ कैसे डिसाइड कर सकता है। अब आप एक चीज खुद सोचो, आपका फर्स्ट एग्जाम जो है अगर वो अच्छा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके बाकी सारे एग्जाम्स के लिए कि चलो यार फर्स्ट एग्जाम तो इतना अच्छा हुआ है, देन सेकेंड थर्ड एंड ऑनवर्ड जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें अपना 100% दोगे। और अगर आपका फर्स्ट ही एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो आपको क्या लगेगा, यार शिट, कहीं ना कहीं आप नहीं भी चाहोगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या चीज आ जाएगी, यार पहला ही एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके ये आ जाएगा कि यार मेरा अटेम्प्ट लग सकता है। तो हो सकता है कि जो आप बाकी पेपर्स है उसमें भी अपना 100% ना दे पाओ। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो आपके यही चल रहा है कि यार मेरा फर्स्ट पेपर ही जो है वो अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारे थॉट्स उस टाइम पे हमारे माइंड में ना आए, इसकी प्रिपरेशन हमें आज से ही स्टार्ट करनी होगी। अब अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग माइंडसेट होते हैं लॉ के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज तो उनको क्या लगती है कि ये थ्योरी का पेपर है, थ्योरी है पूरा, कुछ भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं करना, तो इसको हम इतनी जल्दी क्यों बिगिन करें, इसे तो हम दिसंबर एग्जाम्स है हमारे, तो हम ये पेपर कब बिगिन करेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तब उठा के देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चों का ये रहता है, कुछ कुछ बच्चों को फोबिया होता है लॉ से कि नहीं हम तो कितना ही पढ़ ले, हम तो लॉ जो है लिख ही नहीं सकते एग्जाम में, हमें याद ही नहीं आते, हमें प्रोविजंस याद नहीं होते, हमें सेक्शन नंबर याद नहीं होते, हमें आता ही नहीं है, होता ही नहीं है मतलब हमसे लॉ का पेपर। तो ठीक है, किसी किसी का होगा भगवान कैसे भी करके बस 40 पासिंग मार्क्स ला दो लॉ में, तो अलग अलग टाइप के। और कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जिनको लॉ पसंद भी होगी, ऑब्वियसली होंगे ऐसे बच्चे भी। ठीक है, लेकिन हाँ सीएमए वाले हो आप लोग तो कहीं ना कहीं आपको ये तो रहता होगा कि यार ये प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिकल हम करके आ सके और हमें मार्क्स स्कोर हो सके। जैसे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है तो वहां पे तो आपके पास फिर भी 2-3 चैप्टर्स में रहता है कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपके कुछ प्रैक्टिकल का बेनिफिट आपको मिल सके। तो पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर आपका रहेगा वो थ्योरी पेपर ही रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, हमें अभी से ही प्लानिंग करनी होगी। आप जितना डिले करोगे उतना आप ये मानो अपने जो मार्क्स है उसको कम कर रहे हो। ठीक है, और ये अपने माइंडसेट से सबसे पहले आज ही हटा दो कि ये थ्योरी पेपर है, ये डिफिकल्ट है, ये बोरिंग है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आप अभी से ही अगर अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो एग्जाम में, और इवन आप रिजल्ट्स देखो, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लॉ की वजह से पूरा पूरा ग्रुप क्लियर हुआ है, मतलब एग्रीगेट में लॉ में उनके 70 मार्क्स आए हैं, 60+ एग्जेम्पशन आई है, बाकी सब में जो उनके मार्क्स है वो अगर 40-45 ऐसे भी है तो आपको एग्रीगेट में हेल्प कर देता है। तो और ये तो हमने अभी बात की ही ना कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा होगा वो बाकी सारे पेपर्स के लिए आपका एक बेस बना देगा। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप बाकी सारे पेपर्स भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें लॉ के लिए दिसंबर 26 के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आज से ही। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 70+ का टारगेट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लॉ में 70+ आते हैं क्या किसी के? बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं, रिजल्ट्स उठा के देख लो कि 70+ आते हैं, एग्जेम्पशंस आती है लॉ में। ठीक है, और आपको भी यही सोचना है कि हमें एग्जेम्पशन लानी है। अगर आप अभी से ही सिर्फ ये सोच के चलते हो कि हमें 40+ लाने हैं तो वो जो है आप ये मान लो कि आपने गिव अप कर दिया आज से। ठीक है, तो वो 40+ लाने के लिए भी आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी से ही हमें अच्छी सी एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अपने पास में जो मंथ्स बचे हुए हैं हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगस्त एंड सितंबर, देन अक्टूबर और इसके बाद में नवंबर। ठीक है, अब इस तरीके से जो दिसंबर के अपने पास में 10 दिन होते हैं उसमें क्या करना है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना होगा,
अपने पूरे सिलेबस को कैसे हमें करना है उसके लिए सबसे पहले तो अच्छा एक और चीज है, हम स्टार्ट करने से पहले कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, हर मंथ हमें क्या करना है, उससे पहले ही आपको 2-3 चीजें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज आपको अपने माइंड में क्या रखनी है कि आपको अभी से ही एक मटेरियल डिसाइड कर लेना है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 10-10 जो फैकल्टीज है उनके स्टडी मैट, आप स्टडी मैट भी देख रहे हो, 10-10 फैकल्टीज के आप कंसेप्ट बुक्स या अलग अलग जो उनके नोट्स है वो रेफर कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको किसी भी जिस भी फैकल्टी के आपने क्लासेस परचेज की है या आप करने वाले हो, आपको क्या करना है, एक ही फैकल्टी की जो क्लासेस है या एक ही फैकल्टी के जो नोट्स है वही रेफर करना है। आप अलग अलग जगह पे जाओगे, अब अपना टाइम वेस्ट करोगे और आप खुद भी कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो इसीलिए आप डिसाइड कर लो कि ये मटेरियल है, ठीक है, इससे मुझे पढ़ना है आज से लेके एग्जाम्स तक, ठीक है, बीच में मुझे बार बार अपना मटेरियल जो है वो शिफ्ट नहीं करना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलती हूँ, हैंड रिटन नोट्स। देखो क्या है, जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, एक तो हम लोग जानते हैं थ्योरी है, अब ऊपर से आप उसको स्टडी मैट से अगर देखते हो या आप डायरेक्टली जो है कॉन्सेप्ट बुक्स वगैरह अगर देखते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, एकदम लैंग्वेज लिखी रहती है, तो वो लैंग्वेज जो है वो इजीली दिमाग में अपने नहीं जाती है, ठीक है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में अगर हम लोग नोट्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। किस चीज में हेल्प मिलती है, देखो एक तो आप अगर हैंड रिटन नोट्स बनाते हो अपने हाथ से तो उससे आप अगर कोई चीज लिखकर पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट तो होता है, एक आप सिर्फ रीडिंग लगा लो, एक आप किसी चीज को लिख के पढ़ोगे तो उसमें हेल्प होगा। और दूसरी चीज है वो फ्लो चार्ट फॉर्मेट में होते हैं तो वो आपको डायग्राम जो है ना वो एग्जाम में याद भी आते हैं। और दूसरा, जब आप एग्जाम्स में एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे तो वो बहुत जल्दी से हो जाएंगे, बहुत इजीली आप जो चीजें हैं वो आपको याद हो जाएंगी उससे, ठीक है। तो बजाय इतने बड़े बड़े जो आपके लैंग्वेज वाले नोट्स पढ़ने के, आप हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना लो अपने आप से। जैसे अगर आपने मुझसे क्लासेस परचेज की होंगी तो आपको पता है मैं तो आपको क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनवाती हूँ, ठीक है, तो वो हैंड रिटन नोट्स आपके पास में होंगे तो वो नोट्स से आप जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर मान लो कि आप खुद से भी बनाना चाहते हो हैंड रिटन नोट्स, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप आज से भी खुद से बना सकते हो, ठीक है, उससे आपका एग्जाम टाइम में काफी हेल्प होगा। ये देखो इस तरीके से हम लोग क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो हमने इस तरीके से सारे उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए। अब एक तो आप पूरी पूरी लैंग्वेज पढ़ो, एक आप इस तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, वो पूरा एक साथ आपको चार्ट दिख गया। देन आगे जो भी पॉइंट्स है वो भी हमने इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिख लिए। तो इससे क्या होता है, आपको किस चीज में हेल्प होती है, आप एग्जाम टाइम में इसको बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकते हो। और इवन आप जब अपना फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन करोगे तो भी आपको बहुत हेल्प होगी, बार बार आपको लैंग्वेज रीड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सब चीजें एग्जाम में आपको याद आ जाता है। अच्छा हमने जैसे ये चार्ट है तो आपको ये याद आ जाएगा, अच्छा पहले क्या था, इनकॉर्पोरेशन था, लाइबिलिटी था, आप 3-4 बार अगर रिवीजन करोगे तो आपको लाइन से ही याद आते जाएंगे, ठीक है, जो कि नहीं हो पाता है पूरी पूरी लैंग्वेज आप पढ़ते हो उस केस में। तो इस तरीके से आप जो है हैंड रिटन नोट्स आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आपके पास अगर नहीं है तो खुद से आप बना लो या आप जो है क्लासेस वगैरह परचेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये इस तरीके से पूरे हम हैंड रिटन नोट्स क्लास में प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपकी एग्जाम टाइम पे काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है वो आपके पास में क्वेश्चन बैंक होने चाहिए। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे नहीं जाना है कि ठीक है हमने प्रोविजन पढ़ लिया, हमने चैप्टर पढ़ लिया, काम हो गया, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछता है, एग्जाम में क्या टाइप के क्वेश्चंस हमसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो आपको PYQs वगैरह जितने भी हैं वो सारे प्रैक्टिस करने और इवन एक्स्ट्रा भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके कौन से आप देख सकते हो, CA वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो, CS वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है।
तो ये मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाती हूँ। पीवाईक्यू भी और सीए और सीएस के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम क्लास में करते हैं। और इवन अगर आपको जो है आपने क्लासेस वगैरह मुझसे नहीं लिए हैं तो ये जो प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें मैंने पूरे आपके लॉ के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रखे हैं, ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। आप खुद से जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, हो सकता है आप वो वीडियो देख लोगे सारे के सारे चैप्टर्स के, तो आपके पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। चलो अब हम आ जाते हैं जो हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स, अब आपको पता है अगस्त आधा चला गया है, अब 15 से आप काउंट कर लो, तो 15 से लेकर 31 तक आपके पास में 16-17 डेज हैं, और आपका सितंबर पूरा, ये 1.5 महीने में आपको क्या काम करना है, आपको पूरा लॉ का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका फर्स्ट टारगेट ही ये होना चाहिए, ये 1.5 मंथ जो आपके पास में रिमेनिंग है, आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हो सकता है आपने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा रिजल्ट आने के बाद, या नहीं भी किया है, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो। तो आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी से ही सिलेक्टिव स्टडी के बारे में मत सोचो, अभी से ही ये मत सोचो कि एबीसी एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग, ए कैटेगरी पढ़ लेते हैं, बी कैटेगरी पढ़ लेते हैं, सी को तो छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें अभी हमें नहीं करनी है, अभी हमें 100% सिलेबस करना है। अभी तुम खुद सोचो, जब तुम सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो तुम खुद से ही अपनी प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हो पास होने की, ठीक है। तुम वहां पे अगर 5-6 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में, मान लो जो तुम पढ़कर गए हो उसमें से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, तुम्हें नहीं आया एग्जाम में कि वो कैसे करना है हमें, तो अब तुम तो बाकी पढ़ के ही नहीं गए हो, तो एग्जाम में जो तुम पढ़कर गए वो भी डिफिकल्ट आ गया। जो इजी क्वेश्चन है बट तुम्हें नहीं आता बिकॉज तुम्हें वो चैप्टर ही नहीं आता, तो तुम खुद से ही मार्क्स कम कर देते हो अपने, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट पे हमें बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, 100% सिलेबस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 20 to 25 डेज कंपनीज एक्ट को देने। आपको पता है आपका कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स का आता है, एज पर स्टडी मैट वो 40 मार्क्स है, बट मैंने आपको काफी बार बताया है एग्जाम में वो 40 प्लस का ही आएगा। आप ये मानो 45 to 50 मार्क्स का पक्का आएगा, बिकॉज 128 मार्क्स का अपना पेपर आता है, ठीक है। इसीलिए कंपनीज एक्ट आपको स्टार्टिंग के 20 to 25 डेज में कर लेना है। ट्राई आप करो कम से कम दिन लगे, बट ठीक है, एट मैक्स आप 25 डेज ले सकते हो। इसके बाद में जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स आपको करने हैं, सीजी, आईबीसी और सेबी, ये तीनों चैप्टर्स 10-10 मार्क्स के हैं, तो ये 30 मार्क्स का आपका हो गया। इसके लिए आपको 10 to 12 डेज देना है, मैक्स आपको 12 दिन देने हैं। तो आप अगर ये 2 ही चीजें पढ़ लेते हो तो इससे आपका कितना जो है पोर्शन कवर हो गया, 40 + 30, 70 मार्क्स आपके यहीं कवर हो गए, 70 मार्क्स आपके यहीं कवर हो गए, ठीक है। सो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा चलो 70 मार्क्स का लॉ तो मैंने पढ़ लिया। अब उसके बाद में वो वाले चैप्टर्स कर लो जो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स है, पर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, एमएसएमई, साइबर सिक्योरिटी, पीएमएलए, ये तो अपना ऑडिट में भी आता है, कंपटीशन एक्ट, ये आपके चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1-1, 2-2 घंटा लगेगा बस। तो इनको मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 दिन, 2 दिन में ही आपका हो सकता है, ठीक है, ये कर लो। एंड देन फाइनली जो 4th पे आपको करने हैं रिमेनिंग जो आपके चैप्टर्स हैं, तो एक तो फेमा थोड़ा सा लेंदी रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए। और इसके अलावा जो अपने वो 3 चैप्टर्स एक साथ आते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरफेसी, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके लिए आपको 8 to 10 डेज देने। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें भी आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, प्रोविजंस पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ लिया, काम खत्म, नहीं। अंडरस्टैंड करने हैं कंसेप्ट्स, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, बिकॉज आपको पता है आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर प्रोविजन को समझते हुए पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं। इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि वो तो हम अक्टूबर में, नवंबर में करेंगे, नहीं, अभी ही साथ साथ करने हैं। तो इससे आपकी कैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, तो अब कंपनीज एक्ट में आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार आते हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है।
तो उसी साथ साथ ही जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करो, जस्ट चैप्टर कंप्लीट करते ही आप उसके जो है पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, उससे आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो आपको ये पूरा करना है। और मैंने आपको बताया कि जो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है, इसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप रेफर कर लेना। इसके बाद में अपना हो गया सिलेबस कंप्लीट 2 महीने में, 1.5 महीने में बेसिकली। देन हम आ जाते हैं अक्टूबर पे। अब अक्टूबर में हमें अपना करना है फर्स्ट रिविजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और बहुत ही ध्यान से करना है इसको, फर्स्ट रिविजन को, क्योंकि फर्स्ट रिविजन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम मार्क करते चले। अब अपने पास में एक रेड पेन रखना, अपने पास में एक रेड पेन रखना, अब मतलब अक्टूबर में, या पहले भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको फर्स्ट टाइम स्टडी में भी यूज करो। नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, अक्टूबर में करो। अब रेड पेन से क्या करना है, आपको जो भी आप रिविजन कर रहे हो प्रॉपर, आपको 100% अगेन जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रिवीजन जब करते जा रहे हो तो वहीं पे ही आपने पहले पीवाईक्यू वगैरह भी किए होंगे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे आपको पता है कंपनीज एक्ट में सीएसआर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, कंपनीज एक्ट में भी आता है, सीजी में भी आता है। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना है। आरबीआई का रोल ऑफ आरबीआई, बैंकिंग वाले चैप्टर में से ऑलमोस्ट वो आता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, सरफेसी में से एआरसी, असेट जो रिकंस्ट्रक्शन अपनी कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते जाएंगे, तो आपको मार्क करते जाना है। रिपीटेड कंसेप्ट्स, मतलब जिसके बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उसको मार्क करो। और वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स मार्क करो। आपको पता है खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, आपको लॉ की जो लैंग्वेज है या स्टडी मैट की जो लैंग्वेज है एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखनी होती। ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है ये कि आपको वही लैंग्वेज लिखने पे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो है अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं एग्जाम में, कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो मैंने आपको क्लास में वैसे तो कीवर्ड्स वगैरह मार्क करवाए हैं, लेकिन आपको खुद के लेवल पे भी कीवर्ड्स समझ में आ जाएंगे, तो वो आपको मार्क करने हैं। मतलब ये कुछ वर्ड्स है जो आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, तो ये आपको मार्क करना है। ठीक है, पीवाईक्यू में से वही इंपॉर्टेंट, रिपीटेड। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप उसको डिफिकल्ट मार्क, मतलब आप अलग अलग, जैसे पेन आप यूज कर रहे हो तो आपने रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आपने ग्रीन से, या छोड़ो पेन भी छोड़ो, आप उस पर लिख दो कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। इससे एग्जाम टाइम में हेल्प होगा। एग्जाम टाइम में आपको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पढ़ भी नहीं सकते हो। एग्जाम से पहले आप कितने दिन दोगे लॉ को, 2 दिन 3 दिन मैक्स, कितना पढ़ लोगे उसमें। पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो कि मुझे वो 2 दिन में क्या क्या पढ़ना है, तो आप अभी से ही मार्किंग करके रखो कि क्या क्या चीजें डिफिकल्ट लगती है मुझे किसका आंसर नहीं आया, या मुझे कौन सा क्वेश्चन समझ के कंफ्यूजन हुआ कि इसमें क्या प्रोविजन लगना चाहिए, आप उसको मार्क करके रखो। ठीक है, और एलडीआर क्वेश्चन मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, मान लो एक चैप्टर में अगर 40 क्वेश्चंस है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए लास्ट डे पे आप पूरे 40 क्वेश्चन देख रहे हो एक चैप्टर के? नहीं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको देखने होते हैं, बाकी तो सिंपल से होते हैं, आपने ठीक है रिवीजन में पढ़ लिया, वो हो गया, तो आपको मार्क करके रखना है लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो और जो आप आंसर पढ़ते हो, उसमें भी जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता है आधे आधे पेज का क्वेश्चन होता है। अब क्या आप एग्जाम से एक दिन पहले पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे? नहीं, आप अभी से ही मार्क कर लो इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है। जैसे मान लो पूरी उसने केस स्टडी दे दी, सीएसआर के बारे में ही मान लेते हैं, और लास्ट में उसने पूछ लिया कि यहाँ पे कितना एक्सपेंस करना होगा, या फिर ये सीएसआर कमिटी बनानी होगी क्या, तो जो मेन क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर दो, और जो आंसर है ठीक है उसमें क्या प्रोविजन लग रहा है उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, क्या कंक्लूजन आया, यस आया, नो आया, उसको हाईलाइट कर दो, जिससे एग्जाम टाइम पे वो बस हाईलाइटेड चीजें ही देखनी हो और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये था। ये चीजें आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं कर सकते हो, ये आपको अभी से ही करना होगा। ठीक है, और फिर जो भी आपने ये एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करे हैं, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारे आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है लॉ में, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो भी आपने इंपॉर्टेंट, जैसे लेट्स से आप एक चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, उतना तो कर लो कम से कम। अब आपको पता है
दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आपके इकोनॉमिक लॉज में से आएंगे और कंपनीज एक्ट में से केस बेस्ड आएंगे, लेकिन आजकल जो है हो सकता है इकोनॉमिक लॉज में से भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। जैसे दिसंबर 25 में आपका जो है पेपर इकोनॉमिक लॉज में से भी केस बेस्ड आया था। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन फेमा में से आ सकते हैं, सेबी में से आ सकते हैं, ठीक है, इनमें से आने के चांसेस है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको पता है कैसे लिखना है। सबसे पहले हम प्रोविजन लिखते हैं एज पर दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन जो प्रोविजन है, देन फैक्ट मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड देन कंक्लूजन मतलब आपका क्या आंसर है, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको करना होता है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, क्या हमें ऐसे राम कथा लिख देनी होती है, क्या पूरा पैराग्राफ लिख देना होता है, नहीं, मार्क्स आएंगे आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जैसे मान लो आपसे लिमिट्स पूछ ली एमएसएमई की, या कुछ भी इकोनॉमिक लॉज में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बनाने हैं। और जो पॉइंट्स बना रहे हो आप, उन पॉइंट्स की भी हेडिंग्स बनाओ, उन पॉइंट्स की भी हेडिंग्स बनाओ, हेडिंग बना के लिखो, हेडिंग बनाओ, डैश करो, कंटेंट लिखो। जो भी पॉइंट वो कह रहा है उसकी हेडिंग बनाओ, डैश लगाओ, कंटेंट लिखो। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पॉइंट्स में करना है, पैराग्राफ्स आपको अवॉइड करने हैं। आंसर राइटिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उस पर हम बात कर लेंगे। तो ये आपको किस में करना है, अक्टूबर में, फर्स्ट रिविजन। तो ये आपका हो गया पूरा अक्टूबर मंथ, तो फर्स्ट रिविजन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आपका जो लास्ट मंथ बचता है नवंबर, उसमें जो भी आपने पढ़ा है उसको वापस से 2 बार रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है। 1 to 15 मतलब 1 नवंबर से 15 नवंबर में आपको एक बार पूरा वापस से पूरा लॉ रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे मैम 15 डेज में पूरा लॉ रिवाइज कैसे होगा? अरे जो आपने फर्स्ट रिविजन में ये सब चीजें की ना, कि आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, आपने हाईलाइट कर लिए, अब आप जब सेकंड रिविजन करोगे नवंबर में तो आपको बहुत हेल्प होगी। अब आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, अब आपको वही इंपॉर्टेंट चीजें अपने आप दिख जाएगी, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली कम टाइम लगेगा। और उसके बाद में 16 से 30 तक आपको एक बार और रिवीजन कर लेना है। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू आपके 30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो आप नवंबर में एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है अक्टूबर में भी आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसमें भी कर सकते हो, नहीं तो आप नवंबर में भी अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, इस तरीके से अगर आप पूरा प्लान फॉलो करोगे प्रॉपरली तो 70 प्लस आपके बहुत ही इजीली आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छे से आज से ही अपना टारगेट सेट कर लो कि हमें इस तरीके से लॉ को पढ़ना है और हमें एग्जाम्शन लानी है जो कि हमारे एग्रीगेट में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।